इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एशिया। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा, कितना साफ दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं PDF से, जो आपके लिए स्पेशल टाइप किए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न में क्या बोला गया है, बहुवैकल्पिक प्रश्न होता है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो कोई एक सही है। तो देखिए एशिया के पूर्व में है, तो एशिया के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर। संसार की छत कहलाती है, तो संसार की छत कहलाती है तिब्बत का पठार। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है, तो दक्षिणी भाग की जलवायु है शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब क्या, शीत प्लस उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी और शीत मतलब ठंडा, तो ठंडा गर्मी दोनों मिलता है। आगे देखिए सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है ईरान। हंगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो ये कहाँ विकसित हुई, चीन में। ठीक है, चीन में। अब देखिए सही सही मिलान करें, सही मिलान करें। तो रेड ईयर किस में मिलाएंगे, और ये सब दिया हुआ, ठीक है, ढेर सारा। चलिए बताते हैं आपको आंसर। तो देखिए यहाँ पर रेड ईयर है ना, ये टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। कुंधारी वृक्ष ये टैगा में मिलता है। ठंडी जलधारा कहाँ, ठंडी जलधारा को क्यूराइल कहते हैं। त्योहारों का देश है ना, फिलीपीन को कहते हैं। घास का मैदान कहाँ मिलता है, स्टेपी में मिलता है। ठीक है, घास के मैदान को स्टेपी भी कहते हैं। साइबेरिया है ना, ये उत्तर एशिया में है। ठीक है, साइबेरिया एशिया है ना, एशिया के उत्तर में है, यहाँ बहुत ठंडा गिरता है। अब आगे देखिए तीसरा में क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। अधिकतम 50, ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला, एशिया महादेश की चौहद्दी लिखे। यानी एशिया महादेश है ना, तो चारों तरफ चारों दिशाओं में है ना, कौन है, क्या क्या है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे एशिया महादेश की चौहद्दी। एशिया महादेश के पूरब में प्रशांत महासागर है। ठीक है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश है, और दक्षिण में हिंद महासागर है नीचे, और उत्तर में मतलब ऊपर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ठीक है, मैप में आपको आता है ना, मैप में तो आपको पता ही होगा, ऊपर क्या है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। आगे देखिए दूसरा नंबर, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखिए। तो एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम। तो कौन कौन अलग करता है, जल संधि है, ढेर सारा सागर है, नदी है, ये सब अलग करता है। तो देखिए कौन सा जल संधि, डार डानेलिस संधि। ठीक है, डार डानेलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, और कौन सा सागर है, 3 गो सागर है, मारमारा सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, और एक नदी है यूराल नदी। ये क्या करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, प्राकृतिक कारक बोला गया, ये सब तो प्राकृतिक ही है। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए सभ्यताओं का पलना एशिया को क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ये कहाँ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ये कहाँ थी, ये सब बहुत पुराना सभ्यता है। तो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता ये भारत पाकिस्तान में था। ठीक है, हांगहो नदी घाटी सभ्यता चीन में था। ये सभी प्राचीन सभ्यताएं एशिया महादेश में ही विकसित हुए थे, यानी यहीं पे लोग रहते थे, समझे। ये सभी प्राचीन सभ्यताएं एशिया महादेश में ही विकसित हुए थे। इतनी सारी सभ्यताओं का, आगे क्या बोला गया, इतनी सारी सभ्यताओं का एक ही महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए एशिया को सभ्यताओं का पलना कहा जाता है, समझे। उत्थान मतलब विकास हुआ, पतन मतलब समाप्ति हुआ, समझे। तो ये सब क्या, ये सब का समाप्ति हो चुका है। आगे देखिए चौथा, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है, कैसे। तो एशिया महादेश में है ना, रोजी रोजगार का जरिया मुख्य रूप से कृषि है, कैसे। तो उत्तर लिखेंगे एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है, क्योंकि यहाँ के कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया है।
ठीक है, धान गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है, तो यहाँ का जो कृषक समाज है ना, कृषि, यहाँ के लोग बहुत सालों से करते रहे आए हैं। तो जो तरीका है तो परंपरागत कृषि हो गया, और इसमें मशीनों के उपयोग से बहुत तेजी से खेती करने लगे हैं। ठीक है, बहुत कम समय में बुआई हो गया, कटाई हो गया, ये सब। तो आधुनिक कृषि तरीकों का क्या किए हैं, एक दूसरे से मिला दिए हैं। ठीक है, तो धान गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न में क्या बोला गया है। लिखित प्रश्न का उत्तर दें अधिकतम 200 शब्द में। अधिकतम कितना, 200 शब्द में। पहले में बोला जा रहा है एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है। कैसे, विविधता मतलब क्या, जलवायु में विविधता, मौसम में विविधता, इस तरह से। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एशिया महादेश की जलवायु में काफी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, साथ ही सबसे आर्द्र और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। समझे, तो इसी एशिया महादेश में बताइए, ये सेम तरह का नहीं है, ठीक है ना, सारा जलवायु। सबसे ठंडा प्रदेश यहीं मिलता है उत्तर में, सबसे गर्म प्रदेश भी यहीं मिलता है, और सबसे आर्द्र मतलब नमी ज़्यादा है, और सबसे शुष्क मतलब क्या, नमी सबसे कम है। ठीक है, एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रूस में स्थित बरखोयासक का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। पता है, -90 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, माइनस में पहुँच जाता है। सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा पता है कहाँ है, कुवैत, कुवैत में। और ये एशिया में ही है। ठीक है, और पूर्व पश्चिम तो पश्चिमी एशिया में है कुवैत। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, ये क्योंकि दक्षिणी भाग है ना, वो विषुवत रेखा के नज़दीक पड़ता है, इसलिए। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु, और इससे बारिश होता है। जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के समीप। दूसरा सवाल है, एशिया महादेश की आबादी विशाल है, क्यों। उत्तर लिखेंगे, एशिया महादेश की आबादी विशाल है, इसकी कुछ मुख्य वजह निम्न। कौन कौन सा मुख्य वजह है। देखिए, पहला, एशिया का भूभाग विशाल है, बहुत बड़ा है, और यहाँ बसने लायक क्षेत्र भी बहुत अधिक है। बसने के लिए क्या चाहिए, खेती योग्य भूमि होना चाहिए। समझे, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बारिश वारिश होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो एशिया में ये सब उपलब्ध है। ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, यहाँ पर ये सब चीज़ें ना उपलब्ध है। उसके बाद एशिया के गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी उपजाऊ नदी घाटियों ने आदिम काल से ही मानव बस्तियों को आकर्षित किया है। तो पहले पता है ना कि मानव बस्ती वहीं पर बसती थी ना, जहाँ पर नदी बहता है। तो यहाँ पर नदी से क्या है, नदी से सालों भर पानी मिलता रहेगा, और यहीं पर क्या बस जाते थे, और मछली उछली भी मारते थे ये सब में। ठीक है, आगे लिखेंगे, विशाल मैदानी भागों में कृषि के विकास ने बड़ी जनसंख्या को आकर्षित किया। तो खेती तो होगा, सबसे पहले तो पेटे आता है ना, तो खेती हो रहा है, तो जैसे जैसे बात है वहीं पर ज़्यादा लोग जमा होंगे। कई सभ्यताओं के विकास ने एशिया को मानव निवास के लिए अनुकूल बनाया। यहाँ पर एशिया में ना कई सारी सभ्यताओं का विकास हुआ था। अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने आबादी बढ़ाने में योगदान दिया। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, समझे, यहाँ फल सब्जी सबका खेती होता है, लोहा कॉपर एल्यूमिनियम सब चीज़ मिलता है। समझे, और अनुकूल जलवायु भी है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो रहने लायक जगह है एशिया। तीसरा देखिए, एशिया की सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एशिया को कई सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। समझे, संस्कृति के नाम पे है ना, एशिया को बांटा गया है। तो देखिए पहला आता है पूर्वी एशिया, तो इसमें कौन कौन होता है, पूर्वी पता है ना कि इस तरफ होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में चीन आता है, जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया आते हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया, यहाँ बौद्ध और ताओवादी संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है। उसके बाद देखिए दक्षिण एशिया, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इस प्रदेश में आते हैं। किस में आते हैं, भारत, दक्षिण एशिया में। यहाँ हिंदू मुस्लिम और बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, दक्षिण एशिया में। और भारत में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है। अब देखिए,
दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, ठीक है, आता है मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि क्षेत्र आते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है, ठीक है। अब देखिए मध्य एशिया, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ मुस्लिम संस्कृति है, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति। यहाँ पर जैसे भारत है ना, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे भारत रहा है ना, तो ये जो मध्य एशिया है ना, तो ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ से इस तरह से इलाका, ये मध्य एशिया में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिम एशिया, यहाँ इजराइल, सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि देश आते हैं। यह इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का केंद्र है, ठीक है। यहूदियों की बात करें तो यहूदी कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, इजराइल में। और ज़्यादा संख्या में नहीं, सऊदी अरब, ईरान, इराक में कौन रहते हैं, इस्लाम यानी मुस्लिम लोग रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए चौथा, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं लिखिए। एशिया के महत्वपूर्ण देशों की, तो उत्तर लिखेंगे, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं निम्न है। तो क्या क्या हैं, तो देखिए एशिया में पता है जो बलशाली देश है ना, जैसे भारत हो गया, भारत के बगल में चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है, उसके बाद रूस आता है। तो ये क्या बोल रहा था, ये यहाँ पर बोल रहा था महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो इतना लिख देंगे, 4 गो काफ़ी है। तो देखिए चीन, चीन एशिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला देश है। पहले नंबर पे कौन है, भारत। यहाँ से रेशम, चाय, बर्तन और कागज जैसी बहुत सी खोजी हुई हैं। समझे, सबसे पहला कागज भी यहीं खोजा गया, रेशम भी यहीं पे, ठीक है, इस तरह से। बौद्ध धर्म और ताओवाद यहाँ प्रमुख धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म तो है ही चीन में, और ताओवाद भी है, ठीक है। जापान देखिए, जापान एक आधुनिक और तेजी से विकसित देश है, ठीक है, तेजी से ये विकसित हुआ है जापान। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है। यहाँ पे मेट्रो चलता है, और भारत में भी जापान की सहायता से ही मेट्रो ट्रेन बना था, ठीक है। यहाँ शिंतो और बौद्ध धर्म प्रचलित है, ठीक है, बौद्ध धर्म जो भारत से शुरू हुआ था ना, देख रहे हैं बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। आगे देखिए तीसरा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनसंख्या है ना बहुत ज़्यादा है, विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कौन, भारत। यहाँ विविध जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का समागम है। सब क्या है, सब मिक्स है, क्योंकि विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई, बौद्ध आदि धर्म यहाँ प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए रूस है, रूस पता है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, एक विशाल देश है। सबसे बड़ा देश पता है रूस है ना, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पे है, ठीक है। और रूस पता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे है ना रूस है, तो आधा भाग पता है ये यूरोप में पड़ता है और आधा एशिया में पड़ता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछेगा तो रूस, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो क्या होगा, भारत होगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।